बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पनामा के मामले पे तो आज बहुत सारे लोग अपने मूंछों को ताव दे रहे हैं। हर कोई उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में है, लेकिन हकीकत में अगर इस स्कैंडल को मंजर-ए-आम पे लाने का क्रेडिट किसी को जाता है तो वो ICIJ है, जो कि पूरी दुनिया में वो इस मामले को सामने ले आया। और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को ये क्रेडिट जाता है तो वो यहाँ पे ICIJ के नुमाइंदे और पाकिस्तान के मुमताज़ तहकीकाती रिपोर्टर और द न्यूज़ के स्टार जनाब उमर चीमा साहब हैं। वो उमर चीमा साहब जिनको किसी ज़माने में मेरी तरह तहरीक इंसाफ व उन्होंने भी गालम गलूज से नवाजा, और इस स्कैंडल को मंजर-ए-आम पे लाने के बाद उन्होंने जो किरदार अदा किया, इस हवाले से उसके बाद बदकिस्मती से नून लीग वालों ने भी उन्हें तानों से और इल्ज़ामात से और गालियों से नवाजा। उमर चीमा साहब को आज हमने ज़हमत दी है और उनसे ये जानेंगे कि बाकी दुनिया में जिन लोगों के नाम आए थे उनके साथ उनके अवाम ने क्या किया, अदालतों ने क्या किया, किसने खुद इस्तीफ़ा दे दिया और इस पर कितनी कार्रवाई हुई, और पाकिस्तान के अंदर मामला क्या सिर्फ मियां नवाज शरीफ की ज़ात तक महदूद था या कि इसमें कुछ और पर्दानशीनों के भी नाम थे जिनको हनूज़ पर्दे में रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। पहले तो ये बताइए कि नुमाया नाम आलमी सतह पे किस किस के थे जिनके ऑफशोर अकाउंट्स थे? देखें, कोई तकरीबन 60 ममालिक में इस पे कोई 150 इंक्वायरीज़ इस टाइम चल रही हैं। और जो बड़े बड़े नाम थे उसमें हमारे जो सऊदी अरब के कोई शहज़ादे हैं, कोई क्राउन प्रिंस थे उस टाइम, उनका, कोई जो शेख ज़ैद फैमिली है इनका, इसी तरह ये जो जासिम, ये जो शहज़ादा हैं, इनकी भी ऑफशोर कंपनीज थी, इनका भी नाम था। अच्छा। जो भी इस केस में जिन्होंने लेटर वगैरह जारी किया हुआ है, शायद इसका रास्ता भी उन्होंने दिखाया हो। हाँ, हाँ। तो इनके काफ़ी बिजनेसेस हैं बाहर, तो उसमें साथ ही ऑफशोर के ज़रिए भी कोई चीज़ें करते हैं। तो ये काम तो ज़्यादा स्कॉटलैंड से शुरू हुआ कि जब उधर के प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, यानी उसका और उसकी वाइफ का नाम, बल्कि उसकी वाइफ का इनफैक्ट नाम था पहले, और वो उनको रिज़ाइन करना पड़ा इस बुनियाद पर, वो कि वो अभी तक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट तो हैं। उसके बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने तो बाद में पता चला जी कि वो भी किसी टाइम पे उनका भी वो ऑफशोर, ये पनामा पेपर्स में कोई किसी कंपनी के डायरेक्टर थे। इसी तरह माल्टा के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो एक अलग बात है कि वो दोबारा से इलेक्ट भी हो गए हैं। तो डेविड कैमरून यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनके वालिद की कोई इस तरह की कोई ऑफशोर होल्डिंग थी, तो उन्होंने अपनी को वजाहत दी थी कि मैं तो कोई चीज़ें कोई इनहेरिट की हैं जिनका मेरा कोई डायरेक्ट एज सच, मैं उस बिज़नेस में कोई मेरे स्टेक्स नहीं थे। तो रशियन प्रेसिडेंट के कुछ रशियन प्रेसिडेंट, हाँ, रशियन प्रेसिडेंट के तो अच्छा, इस केस में जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ लोगों की बड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ की ज़रा कोई दरमियाने दर्जे की, कुछ की बहुत ज़्यादा, यानी कि मनी ट्रेल जिसको हम कहते हैं, वो भी मिला। तो जो रशियन प्रेसिडेंट है उसके जो अपने कोई करीबी लोग थे, उनका कोई $2 बिलियन के एविडेंस मिली थी। 2 बिलियन डॉलर की। अच्छा। लेकिन वो भी इसी तरह, जिस तरह हम कहते हैं ना जी कि ये एक साजिश है, तो वो साजिश कह के निकल गए। उधर को अपोजिशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो एक बड़ा एक पुतिन ने दोस्तों कह दिया कि ये अमेरिकी साजिश है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो वो भी निकल गए। कुछ चाइनीज़ भी थे इसमें। चाइनीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा ना, यानी कि उसमें तो जूं जूं उनके पास पैसा आता जा रहा है, तो चाइनीज़ लीडर एज सच डायरेक्ट नहीं थे, कोई उनके कोई रिलेटिव्स या कोई और उधर के जो अमीर लोग हैं उनके कोई इसमें काफ़ी या फिर पनामा में उनका खसूसियत से जिक्र आता है। अच्छा, सियासी लीडरों में या हुक्मरानों में कितने लोग थे जिन्होंने मॉरल ग्राउंड्स पे या पॉलिटिकल प्रेशर पे इस्तीफे दे दिए? देखिए, मॉरल ग्राउंड तो मेरे ख्याल चाहे वो पॉलिटिशियन किसी भी मुल्क का हो, अब डिपेंड करता है कि लोगों की एक टॉलरेंस लेवल क्या है या उस मुल्क की वैल्यूज़ क्या हैं जो लोगों को इस हद तक मजबूर करती हैं, और जो भी सरबराह हुकूमत में जो सरबराह होता है वो कितना कर सकता है उस प्रेशर को। तो लिहाजा जो इस काम में, तो जो स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर है उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि उसका बाकायदा डायरेक्ट लिंक था, ठीक है, उसकी वाइफ के रेफरेंस से वो लिंक बनता था स्पाउस के हवाले से, तो उसको तो इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो बाकी जो है वो इसी तरह किसी ने को उसको साजिश का नाम दे दिया, कोई जो है, यानी कि मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, कोई छोटे लेवल पे, या कोई जिस तरह होता है ना किसी कोई अदारे का सरबराह या कोई अटारनी जनरल, या इस तरह कोई अर्जेंटीना है उधर भी कोई जो प्रेसिडेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो एज सच को मॉरल ग्राउंड तो नहीं, मेरे ख्याल है कि जो एक पब्लिक प्रेशर है
और पब्लिक प्रेशर जितना स्कॉटलैंड में बिल्ड हुआ या के बाद में जो माल्टा में बिल्ड हुआ, इतना शायद उस लेवल पे किसी जगह। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम उसको अदालत में ले आए हैं, दुनिया के किसी और मुल्क में अदालतों में इस मामले को ले जाया गया है? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। और एक और चीज़ साफ़ी साहब, कि हम वैसे तो हर टाइम कोई कंडेम भी करते रहते हैं अपने मुल्क को, और महज़ब ममालिक की हम मिसाल भी देते हैं जी कि महज़ब ममालिक में ये होता है। जो ICIJ ने साल के बाद अपनी एक रिपोर्ट जारी की कि 1 साल में पनामा पेपर आए हुए 1 साल हो गया है, तो इस दौरान क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं या कि इंक्वायरीज़ किस लेवल पे पहुँची हैं, तो उसमें उन्होंने भी ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो केस प्रोलॉन्ग हुआ है या कि आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो जो केस ज़िंदा रहा है वो पाकिस्तान में है, कि अदालत ने उसको टेकअप किया, उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, उस पर कभी को प्रोटेस्ट शुरू हुए, यानी कि किसी ना किसी शक्ल में पनामा का नाम गूंजता रहा है। ठीक। तो अच्छा, पाकिस्तान में नवाज शरीफ के फैमिली के अलावा और किस किस के नाम आए थे इसमें? हम तो उनको भी बुला चुके हैं ना, है ना, इसको जिंदा तो रखे लेकिन बहुत सारे बुला भी चुके हैं। ये बड़ी वैसे एक लम्हा फिक्रिया है, और उसमें मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब का अपना रोल भी है। अगर वो उनका नाम ना होता तो शायद वो कोई दूसरों की इन्वेस्टिगेशन कर देते, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन अपने आप से शुरू करनी थी, या जो अदारे हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ देखते रहे कि हम क्या करें। तो बाकी तो वैसे कुछ 400 लोग जिनका इनके जो इस पनामा पेपर में जिनका जिक्र आया है, वो कोई तकरीबन 400, बल्कि 402 या 3 होंगे, 400 से कम नहीं है। अच्छा, और उसमें जो एक, जिस तरह हम वज़ीर-ए-आज़म से बात करते हैं ना जी कि उनको उनकी क्या मॉरल अथॉरिटी क्या है, यानी कि कानूनी तकाज़े नहीं होते, कोई अखलाकी तकाज़े भी होते हैं, इस तरह से एक और नाम भी हैं। एक और नाम है, वो है हमारे एक हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस फररुख इरफान साहब। अच्छा। तो वो 2 कंपनीज़ के मालिक थे, और वो उन कंपनीज़ के मालिक जज बनने के बाद भी रहे हैं। अभी भी जज हैं वो? अभी जज हैं, यानी कि वो अच्छा। 2010 में जज बने लाहौर हाई कोर्ट के। तो उन कंपनी से उन्होंने 2001 कंपनी से 2011 में रिज़ाइन किया, दूसरी से 2012 में किया। लिहाजा वो जज बनने के बाद उनके इन्हीं डायरेक्टर या ऑनर के तौर पे उन्होंने काम किया, और उन कंपनीज़ के ज़रिए उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी हुई हैं। वो उनका केस हमारी इतलात के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है और काफ़ी देर से पड़ा हुआ है। तो अब देखिए, यानी कि जिस तरह से अदालत इस मामले में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी यानी कि विगरसली इस केस को परसू कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो केस भी, उसका फ़ैसला भी कोई जल्द आ जाना चाहिए, गो कि काफ़ी ताहीर तो हो चुकी है। अच्छा, हम तो चूँकि यहाँ इतना खलते मबहस हो जाता है कि अमूमन असल इशू को हम भूल जाते हैं और असल कल्प्रिट्स को भी हम भूल जाते हैं। शरीफ फैमिली के अलावा नून लीग के और किसी लीडर के भी नाम थे? नून लीग का कोई और लीडर नहीं, मेरे ख्याल कोई PTI के कोई लोग थे, जिसमें जो अलीम खान साहब हैं उनका भी शुमार उसमें होता है। अच्छा। जंगी तरीन साहब का जिक्र पनामा पेपर में तो नहीं, लेकिन उन्होंने खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया। या इमरान खान साहब का जिक्र पनामा पेपर में नहीं, लेकिन पनामा कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें सिर्फ कोई एक वो गैंग ऑफ क्रिमिनल है कि उन्हीं के नाम है। तो लेकिन जो ऑफशोर कंपनीज के हवाले से जिस तरह वो तरक्की ये तो कई में से एक ही ये। हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंपनीज किसी भी पाकिस्तानी की जो हमने डिस्कवर की हैं, वो सैफुल्ला ख़ानदान की हैं। ये जो अनवर सैफुल्ला साहब हैं, सलीम सैफुल्ला, या उनके बेटे अनवर सैफुल्ला के सेनेटर हैं अभी उस्मान सैफुल्ला, और वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पार्टियों में बटे हुए हैं। एक भाई पीपल्स पार्टी में, एक गालिबन नून लीग में है, एक पीपल्स पार्टी में है, और PTI में, सब में बढ़ गए, हर जगह पे हैं, यानी कि जिधर भी कोई आएगी। अच्छा। तो उनकी 36 कंपनीज हैं। 36 कंपनी। और अभी भी मैं ये दावे से नहीं कर सकता कि सिर्फ 36 कंपनी है, ये वो हैं जो कि मैं डिस्कवर कर सका हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि मसलन अगर एक कंपनी है ना, उसमें उमर चीमा और सलीम साफ़ी साहब डायरेक्टर हैं, आगे जो कंपनी है ना उसमें वो जिस कंपनी के हम डायरेक्टर हैं ना वो डायरेक्टर है। लिहाजा अगर हम पहली का सुराग हमें नहीं मिला तो हमें आगे पता नहीं चलता कि ये किसकी कंपनी है। तो इस तरह से मैं कोई जो ट्रैक करता करता मैंने कोई उनकी 36 कंपनीज डिस्कवर की थी। लेकिन ये बात अभी प्राइम मिनिस्टर का आगे चलेगी, इसलिए जो है। और प्रोमिनेंट सियासी खानदान या सियासी लोग कौन कौन थे जिनकी ऑफशोर कंपनीज थी? और जिस तरह तरकई ख़ानदान है, इनकी खैर पहले ही आ चुकी थी, शाहराम तरकई जो PTI के लियाकत तरकई जो हैं, या जो मूनस इलाही हैं, उनका जिक्र भी इससे पहले एक ऑफशोर लीग आई थी, उसमें उनका जिक्र आया था। या जिस तरह मैंने आपको इनका बताया, रहमान मलिक साहब का नाम है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बार बार फिर तजदीद करते हैं
कि हम कोई हमने नहीं बनाई थी, लेकिन यह है कि हमारे पास एविडेंस है कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। तो मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करता, वो बाद पीपल्स में पार्टी काफ़ी। के और लोगों के प्रोमिनेंट लोगों में पीपल्स पार्टी का कोई और ऐसा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यानी कि जो कंपनी जिसमें रहमान मलिक साहब हैं उसमें तो खैर बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी नाम आता था, तो उनका जिक्र आता था, लेकिन एज सच कोई अच्छा, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स में या हमारी रिटायर्ड जनरल्स में उनमें किसी के नाम आए थे? नहीं, कोई ऐसी कंपनी थी जिनसे मुझे कोई शक पड़ता था, लेकिन वो कुछ है ना, जो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये जिस तरह इवन के जो मरियम बीबी के नाम पर भी जो कंपनीज हैं, वो इनको मैं एक सादा अल्फाज में कहता हूँ बेनामी कंपनीज, कि जिसमें जो असल मालिक है उसका नाम सीगा राज में रखा जाता है। बुनियादी मकसद क्या होता है ऑफशोर कंपनी खोलने का? टैक्स छुपाना, मनी लॉन्ड्रिंग छुपाना, क्या मुहर्रिक होता है? साफ़ी साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हमारी बहस अभी तक इस नतीजे पर आ ही नहीं सकी। इनफैक्ट इसके जो सबसे आप समझें कि जो नेक तरीन मकसद हो सकता है ना, वो टैक्स छुपाना है, जो कि इट्सेल्फ एक मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। कि ये इसी तरह है कि अगर आप पैसा पाकिस्तान में बना रहे हो और आप उसका प्रॉफिट बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हो, इधर आप पॉलिसीज़ बनाएं, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करें। आप ये बताएं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, इधर आप लॉस शो करें, प्रॉफिट बाहर ट्रांसफ़र हो रहा है और टैक्स इधर मिलेगा नहीं। कोई भी मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। लिहाजा जो टैक्स अवॉइडेंस है ना, वो हम कहते हैं कि लीगल है। भाई कानून कौन बनाता है? जो एलीट क्लास है वही कानून बनाती है ना। इसी तरह यानी पूरी दुनिया की जो अमीर क्लास है वो उन्होंने अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर बनाए हैं, तो वो चीज़ें अगर सिर्फ ये मसला ना होता तो यूरोप में तो इतनी डिबेट ही ना होती, उधर तो इतने पॉलिटिशियन नहीं आए। हमारे से ज़्यादा डिबेट उधर चल रही है और टैक्स अवॉइडेंस पर्टिकुलरली इस इशू पे चल रही है। और इस तरह की पनामा की तरह कितनी कंपनीज हैं जो ऑफशोर अकाउंट्स खोलती हैं और रखती हैं? उनका ये तो आप समझें कि एक मोज़ैक फॉन्सेका जिस लॉ फर्म का ये डाटा लीक हुआ हाँ। है, ये तो एक कंपनी है जिसका डाटा लीक हुआ या उसके क्लाइंट्स का हमें पता चला। अदरवाइज़ तो बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे और पाकिस्तानी हैं जिनके बाहर में इस तरह से अकाउंट हैं। मसलन बाद में एक बहामास लीक आई थी, ये तो चूँकि पनामा नवाज शरीफ की वजह से, प्राइम मिनिस्टर की वजह से ज़्यादा मकबूल हो गया, या इसके सिर्फ मकसद यानी करप्शन के अलावा एक ज़रा सियासी एक एंगल भी है, उस वजह से ज़्यादा हुआ। नहीं तो जो बाद में जो बहामास लीग थी उसमें कोई 200 लोग थे, पाकिस्तानी थे। और उसमें जो प्रोफेसर खुर्शीद साहब हैं, वो एक कोई नाइजीरिया का एक कोई बिजनेसमैन है जिसका कोई एक ऑफशोर को उसने बैंक बनाया हुआ था। जमात इस्लामी के जो जमात नायब इस्लामी अमीर के, है, एक्स हाँ। सेनेटर। तो वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे। गो कि मेरी उस टाइम उन्होंने बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे इसमें कोई फाइनेंशियल स्टेक्स नहीं थे। अच्छा, मज़े की बात है, वो आदमी जो है वो 9/11 के बाद जो सेंक्शंस लगी थी उस आदमी पर और उस बैंक पर भी सेंक्शन थी कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से। इसी तरह जो हनानी वो हनानी कालिया वाले जो फेम वाले हैं हनानी, उनके बेटे का भी इसमें उसमें जिक्र आया था। अच्छा उमर, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस या हुकूमत तो ख़ुद इस मामले में तहकीकात इसलिए नहीं करवा सकी, दूसरे लोगों के केसेस को परसू नहीं करवा सकी क्योंकि उनके अपना भी मामला ख़राब था, और ज़ाहिर बात है कि उनकी भी ये ख्वाहिश और कोशिश होती कि ये मामला दब जाए। ये जो बाकी जितने लोगों के है वो मामला बस ख़त्म हो गया है, दब गया है, या किसी न किसी लेवल पे उन लोगों के ख़िलाफ़ भी तहकीकात हो रही हैं या कोई उसको फॉलो कर रहा है? साफ़ी साहब, ये डिपेंड करता है रूल ऑफ लॉ पे कि आपके अदारे कितने मजबूत हैं और वो अपनी ड्यूटी के बारे में कितने कॉन्शियस हैं। हमारे इधर FBI वाले हैं, वो तो बिल्कुल इस तरीके से उनका रवैया ये था कि जैसे हमें पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। वो तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि किसी स्टेज पर हमें ये पूछा जाएगा शरीफ ख़ानदान के बारे में और दूसरों के बारे में, तो उन्होंने लोगों को नोटिस भेजना शुरू किए। अच्छा, फिर जब नोटिस भेजे तो कुछ लोगों ने दावा किया जी कि हमारी नहीं है। तो भाई या तो ना कि आप उनको कन्फ्रंट करें, या हो कि किसी ने मुझे पूछा हो कि आपने इन लोगों के बारे में ये दावा किया, वो तो इस चीज़ से जो है वो इस दावे को की तरदीद कर रहे हैं, तो आपके पास कोई एविडेंस है। तो ऐसा जो है ना हमारा कोई सिस्टम नहीं है, तो मुझे कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल विल भी नज़र नहीं आती। और हमारा जो FBI है वो तो अगर हो या ना हो, जितना मेरे ख्याल को हमारा टैक्स इकट्ठा होता है वो वैसे भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब हमें वक्त देने और बात करने का। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक और वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में जो सियासी मुक़द्दमात इससे पहले ज़ेर समात रहे उनका क्या अंजाम हुआ। आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़
केस क्या है पनामा के मामले में और उनका मौक़िफ़ क्या है और उनके वकला क्या साबित करना चाहते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदालत में केस क्या है और इमरान ख़ान का मौक़िफ़ क्या है। ये और इसी तरह के कई दीगर सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। नाजरीन, जिरगा के इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ केस की हकीकत क्या है, इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ केस की हकीकत क्या है, और साथ अगर वक्त ने इजाज़त दी तो हम ये भी जानेंगे कि माजी में जो सियासी केसेस अदालत में लाए गए उनका क्या नतीजा सामने आया। गुफ्तगू के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और अदालत की रिपोर्टिंग पे अथॉरिटी समझे जाने वाले जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया क़य्यूम। पहले तो मोटे मोटे अल्फाज में मुझ जैसे आमी बंदे के लिए बताइए कि नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ प्ली क्या है अदालत में और अब उनके मुखालिफिन ने साबित क्या करना है। जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की, शेख रशीद साहब ने दरख्वास्त की और जमात इस्लामी ने दरख्वास्त की, ये 3 दरख्वास्तें हैं जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमारा आइन का आर्टिकल 62 और 63 यानी कि जो अहलियत का पैमाना है कि हमारे रुकन पार्लियामेंट को मुंतखब होने के हवाले से उसकी अहलियत क्या है और नाअहली क्या है, उसमें जो 62 और 63 का 61F है और 61O, मतलब एक को टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि उसके मुताबिक वो सादिक और अमीन नहीं है। और वो क्यों नहीं है? इसलिए कि उन्होंने अपनी जो बैरून मुल्क असासे थे वो ज़ाहिर नहीं किए, और दूसरा एक इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि ये असासे जो हैं वो चोरी के पैसे से बनाए गए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो हुदैबिया पेपर मिल्स का रेफरेंस है। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर इनको नाहल करार दे दिया जाए, क्योंकि इंतखाबी कवानीन के तहत अगर आप अपने असासे ज़ाहिर नहीं करते हैं तो फिर आप मिस डिक्लेयर करते हैं। मिस डिक्लेयर जो करना होता है वो झूठ बोलना होता है, और झूठ बोलने वाला शख्स रुकन पार्लियामेंट नहीं रह सकता अपने असासों के हवाले से। अच्छा, इसके जवाब में मियां नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के वकला का उनका टेक क्या है? उनका मौक़िफ़ ये है, उनका कहना है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मनी लॉन्डर की गई, ये पहली बात तो ये कि पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ये पब्लिक एक्सचेकर का नहीं था, यानी कि वो तमाम इल्ज़ामात डिनाई करते हैं। और वो कहते हैं कि ये बैरून मुल्क एक इन्वेस्टमेंट थी जो मियाँ शरीफ साहब ने की थी, जो इनके मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद हैं मरहूम। उन्होंने 1980 में एक इन्वेस्टमेंट की, दुबई स्टील मिल लगाई, और वो बेनामी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ दी, सरमाया वहाँ से आया और उसमें कुछ हिस्सेस रखे और वो दुबई स्टील मिल लगाई गई। फिर उसके बाद उसके तकरीबन कुछ 25% शेयर जो थे वो जो हैं वो एक जो दुबई फैमिली थी उनको, अब्दुल्ला कायली, उनको जो है वो दे दिए गए। फिर बाद बाकी जो 75% थे पहले वो हो गया, और फिर 25% जो है वो किए, और उससे 12 मिलियन दिरहम की जो रकम आई थी वो कतरी ख़ानदान के साथ उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की, जिसका आउटकम वो था कि 80s के अंदर ये की गई। और फिर वो रकम जब सेटलमेंट की, अब ये शरीफ ख़ानदान का मौक़िफ़ ये है कि वो मियाँ शरीफ साहब ने हुसैन नवाज़ के नाम पे वो इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जो नीलसन नेस्कॉल जो दो ऑफशोर कंपनीज हैं उसकी मलकियत कतरी ख़ानदान से लेकर के और इधर दे दी थी। लेकिन अभी तक ये बात पर्दे के पीछे है कि आया वाक़तन ये कतरी ख़ानदान की थी या उस वक्त 90s के अंदर ही ये ख़रीदी गई थी, ये इसके ऊपर पर्दा है। लेकिन शरीफ ख़ानदान का मौक़िफ़ ये है कि 2006 में जो इन्वेस्टमेंट कतर के अंदर की गई थी उसकी सेटलमेंट, जब वो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुई, उसके बाद ये जो पैसा जो सेटलमेंट हुई वो हुसैन नवाज को मिला, और नीलसन नेस्कॉल जिसको ओन करते हैं ये 4 फ्लैट्स, ये उनकी मलकियत है। अच्छा, ब्रीफली, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जो कमीशन का, उसका लब्बे-लुबाब क्या है और अब JIT ने क्या साबित करना है? देखिए, उसमें 5 जो जजेस थे उनमें से 2 जजेस ने तो ये कहा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि ये मामला दयानतदारी का है, सच का है,
और उन्होंने सच नहीं कहा, लिहाजा वो उनकी नज़र के अंदर सादिक और अमीन नहीं रहे। 2 जजेस ने ये कहा और वो 62-63 को हिट करते हैं। लेकिन 3 जजेस जो थे उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उनके रुकन कौमी असम्बली की नशिस्त से इस बुनियाद के ऊपर वो सादिक और अमीन नहीं है, उनको नाअहल करार दे दिया जाए। इसके लिए ठोस शवाहिद की ज़रूरत है, और वो ठोस शवाहिद क्या होंगे उसके लिए एक मैकेनिज़्म तरतीब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जिन इदारों ने ये तहकीक करनी थी, जैसे कि नैब का ये प्रीव्यू था, नैब की जो रिस्ट्रिक्शन थी, उसने ऐसा नहीं किया। लिहाजा अब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है मां सिवाय इसके कि हमारे कानून के अंदर एक JIT का तस्वर मौजूद है, और उसके लिए नाम अदालत ने मंगवाए कि इन इदारों से, जो कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, नैब है और FIA है, इनसे जो है, और ये भी कहा कि जो FIA है वो इसको JIT को हेड करेगी और शवाहिद तलाश करेगी जो इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, आया ये जायदाद और असासे जो हैं उनके नोन जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे जायद हैं या नहीं। अच्छा, अब इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की प्ली क्या है? अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब की प्ली भी इससे मिलती ही जुलती है। अच्छा, यहाँ पे ये इल्ज़ाम ये है कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने बनी गाला की जो ज़मीन खरीदी उसके लिए जो पैसा आया उसका इल्म नहीं है कि वो कहाँ से आया, तो ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग की ज़िमन में आता है। और इसके अलावा एक जो बड़ा एलिगेशन है उस पर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गैर मुल्की फंडिंग है, और जो प्रोहिबिटेड सोर्सेज हैं, जो कि ममनुआ ज़राए हैं, वहाँ से फंड्स लिए जाते हैं। उसमें उनका ये कहना है कि क्योंकि इलेक्शन लॉज ये कहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारी पार्टी जो सियासी जमात है वो गैर मुल्की फंडिंग नहीं ले रही और प्रोहिबिटेड सोर्सेज से या ममनुआ ज़राए से उसके पास इनकम नहीं आ रही है, और वो इलेक्शन कमीशन में एक पार्टी हेड को सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उनका एलिगेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी ज़राए से फंडिंग होती है और फिर प्रोहिबिटेड फंड्स जो हैं वो भी लिए जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये प्रोहिबिटेड फंड्स जो हैं ये कॉन्फिस्केट किए जाएं, क्योंकि कानून जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसमें भी डिफ्रेंशिएट है कि एक गैर मुल्की फंडिंग क्या है और ममनुआ सोर्सेज से फंडिंग क्या है। तो अब इसको सिंपलीफाई इस तरह से कर देते हैं कि तहरीक इंसाफ पे गैर मुल्की फंडिंग लेने का इल्ज़ाम है, और क्योंकि उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग ली लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने जो अपना सर्टिफिकेट दिया उसके अंदर ये कहा कि इसके अंदर ना ममनुआ ज़राए हैं ना गैर मुल्की फंडिंग है, तो उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट झूठा दिया गया है, लिहाजा इसकी बुनियाद के ऊपर 62 और 63 को हिट करते हैं और इमरान खान साहब। बिलवाब ये है कि मियां नवाज शरीफ के मुखालिफिन अदालत में ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, 62-63 पे पूरा नहीं उतरते, और हनीफ अब्बासी साहब ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला है अपने जायदाद और फंड्स के हवाले से, वो 62-63 पे पूरे नहीं उतरते। जी हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन, क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ ये खसूसी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदेद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात शरीफ फैमिली और इमरान खान के केसेस से मुतालिक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केसेस से मुतालिक, और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अच्छा क़य्यूम, पैनामा ने तो सियासत के मैदान में भी और सहाफ़त के मैदान में भी बाकी बहुत सारे इश्यूज़ को दबा के रख दिया है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। जो ख़ुद अदालत के भी बहुत सारे जो दीगर केसेस है उससे भी तवज्जो हट गई है। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस क्या है और वो किस स्टेज में है? अच्छा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस जो है वो बड़े मज़े का है। हम ये देखेंगे उनके ऊपर, आपको याद होगा कि जब वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे तो फिर अदालत ने उनके नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिए थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आइन का आर्टिकल, जो आइन को सबोताज किया, और आर्टिकल 6 के तहत
उनके ऊपर संगीन गद्दारी का, जो कि सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है संगीन गद्दारी का मुकदमा है, जिसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कि सजाए मौत है। वो उसके ऊपर अमल दरामद के लिए एक 1976 का एक्ट है, उसके तहत ये मुकदमा चल रहा है, जिसमें कंप्लेनेंट सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का ही इख्तियार है। अब उसमें मुकदमा हो चुका है, दाखिल हो चुका है, आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आया और वो उस पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, एविडेंस प्रोड्यूस की जा सकी है, एविडेंस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, और अब सिर्फ आखिरी मरहला रह चुका है, जो कि 342 का स्टेटमेंट होता है, जिसमें अदालत उसको एक मौका फराहम करती है कि जो उसके वो कुछ कहना चाहता है वो कहे, और फिर उसके बाद इस मुकदमे का फैसला होना। लेकिन ये 342 का स्टेटमेंट देने से पहले ही आपको याद होगा ECL के ऊपर उनका नाम डाला गया था। फिर ये हुआ कि जब उनका नाम ECL से निकालना था तो फेडरल गवर्नमेंट ने, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वो बातें नहीं की, और अदालत ने ये कहा कि आप ये खुद क्यों नहीं करते, इसके लिए अदालत का कंधा, अदालत के कंधे पर रख के बंदूक क्यों इस्तेमाल की जा रही है। तो वो ECL से नाम उनका, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने निकाला था, उन्होंने वो निकाल दिया। अब ये कह के गए कि ये एश्योरेंसेस दी गई कि जैसे ही अदालत बुलाएगी ये अदालत में पेश होंगे। वो लेकिन बीमारी की बुनियाद पे गए थे, बीमारी की बुनियाद पे गए कि उन्होंने, उनकी कमर के अंदर जो है वो बहुत शदीद तकलीफ है, और उसका इलाज जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता, वो हो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही एक डॉक्टर्स हैं उनके पास हो सकता है, और उन्होंने दुबई से उधर जाना था। लेकिन उसके बाद से वो ये कह के गए, गो के बहुत सारे जो है उनके नोटिस जारी हुए, बहुत सारी, फिर उसके बाद ये हुआ कि उनकी जायदादें जब्त करने के हवाले से, और फिर अदालत ने उनको इश्तिहारी मफरूर भगोड़ा जो है वो करार दिया। अब परवेज मुशर्रफ साहब अब इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, और स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि जैसे ही वो ज़मीन पाकिस्तान को टच करेंगे तो उनको गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके उनको अदालत के अंदर पेश किया जाए, और जब तक वो खुद को सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके जो लीगल राइट्स हैं वो बहाल नहीं हो सकेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है वो उनका अरेस्ट ऑर्डर है, ठीक, और अरेस्ट ऑर्डर के बाद जो है उनको अदालत में प्रोड्यूस करना है, और फिर वहाँ पे इसका मुकम्मल होना है। अच्छा, ये जो जरदारी साहब के हवाले से एक केस था जिसमें गिलानी साहब को भी फारिग किया गया, ख़त लिखने के हवाले से, ख़त लिख के ना लिखे, वो उस केस का क्या बना? वो ये हुआ कि फिर स्विस अथॉरिटीज़ ने कहा कि जनाब 15 साल का मुकदमा है, ये हमने बंद कर दिया है। क्यों? और ख़त लिखने में ताख़ीरी ये की गई क्योंकि एक वहाँ पे एक टाइम बार्ड था कि अगर आप वहाँ पे नहीं उस मखसूस अरसे के अंदर जाते तो फिर वो स्विस अथॉरिटीज़ ने मुकदमा शेल्फ कर दिया, ख़त्म कर दिया कि अब ये हमारे कानून के तहत नहीं खुल सकता है। अच्छा, उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, यास्मीन अब्बासी उस वक्त सेक्रेटरी लॉ थी, उन्होंने एक तो ख़त लिखा कि हाँ जी मुकदमा खोल दें, लेकिन एक ख़त ये लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, इस सारी प्रोसीडिंग के अंदर मलिक कयूम साहब, SGS कोटेक्ना केस, यानी कि वो जिसके वो जज थे, और फिर वो टेलीफोन कॉल जो शहबाज शरीफ साहब की और मलिक कयूम साहब की सामने आई थी, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। आसिफ जरदारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 22 का उन्होंने मुकदमा किया, उसमें 3 जज फिर फारिग हुए थे, जस्टिस नजमुल हसन काजमी, मलिक मोहम्मद कयूम और राशिद अजीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की वजह से। तो वो मलिक कयूम अटर्नी जनरल रहे फिर इनके, और फिर उन्होंने बतौर अटर्नी जनरल स्विस मजिस्ट्रेट को खत एक लिखा जिसके अंदर कहा गया कि रियासत पाकिस्तान माफ़ी मांगती है, यानी कि एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट के सामने आसिफ जरदारी साहब वाज द प्रेसिडेंट, मलिक कयूम साहब वाज अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, और मलिक कयूम साहब SGS कोटेक्ना केस, और फिर ये लिखना कि रियासत पाकिस्तान एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट्स के सामने माफ़ी मांगती है। बाबर अवान साहब जो वज़ीर कानून थे और जरदारी साहब के दस्तराज थे, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को रीओपन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो किस स्टेज में है? 11 रुकनी बेंच जो है 186 यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने मुकदमा भेजा। और मज़े की बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा खोला जाए क्योंकि वो सज़ा गलत हुई थी उनको, वो एक अदालती कत्ल था। वहाँ पे जो ड्राफ्ट भेजा गया, अदालत ने उस ड्राफ्ट को देखा, उन्होंने कहा कि ये कैसे इस बुनियाद पे हो सकता है। फिर अदालत ने उस ड्राफ्ट को, उस मुसवदे को रीड्राफ्ट किया,
और वो वापस भिजवाया गया, फिर कैबिनेट की अप्रूवल से फिर वो वापस आया। अब वहाँ पे ये मुकदमे के ऊपर फिर एमाइकस भी मुकर्रर किए गए, अली अहमद कुर्द थे, बहुत सारे पाकिस्तान के जो है वो मखदूम अली ख़ान भी उसके अंदर एमाइकस को रहे हैं। तो हुआ ये कि अगर आपको याद हो जब ये समाअत हो रही थी तो बाबर अवान साहब ने बाहर आकर के अदालत में कहा, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, कि मैं यारदा गिला करा, कुछ इस तरह का वो उन्होंने वो किया। उसके ऊपर जो है अदालत ने फिर उनको उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया कि आपने एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अदालत के बारे में ये बात की है। और वो कहा कि जिस दिन वफाकी हुकूमत इनकी जगह दूसरा वकील कर देगी, मुकदमा लगा दिया जाएगा। लेकिन वो एक तवील अरसे तक जो है वो ये मामला चलता रहा और ना उनकी जगह वकील दिया गया। लेकिन फिर बाद में जो है उनको एतजाज अहसन साहब को वकील मुकर्रर किया गया। उसके ऊपर काफ़ी समाअत हो चुकी है, लेकिन अब वो मुकदमा एक तवील अरसे से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और कौन कौन से सियासी नोयत के हामिल या सियासी अहमियत के हामिल केसेस जो है वो ज़ेर समाअत है? अब ये देखें, एक और भी बहुत अहम मुकदमा है जो कि असगर खान केस कहलाता है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जब IGI बनी तो उस वक्त जनरल असलम बेग और असद दुरानी साहब जो हैं उन्होंने 14 करोड़ रुपए मेहरान बैंक से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूट किए पॉलिटिशियंस के अंदर, और उसकी बुनियाद के ऊपर 1990 का जो इलेक्शन था वो हाईजैक किया गया, इलेक्शन चोरी किया गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हाँ, ये ऐसा हुआ, इलेक्शन चोरी हुआ, और उसमें जनरल असलम बेग के खिलाफ और असद दुरानी साहब के खिलाफ कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने इतराफ़ किया इस सारी चीज़ का। 313 अकाउंट नंबर भी जो है वो मुझे याद है, जिसमें वो पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए थे, और उसमें कहा गया कि ये रकम जो है रिकवर की जाए। ना तो वो रकम रिकवर हुई है, ना ही उसमें जो पॉलिटिशियंस थे जिनके खिलाफ बाकायदा वाज़ेह डायरेक्शन थी, कोई केस कोई मुकदमा बन सका है। आज भी जनरल असलम बेग आपके सामने होते हैं, असद दुरानी साहब भी मिलते हैं, और जो पॉलिटिशियंस के नाम आए थे जिसके अंदर आबदा हुसैन का नाम, मियां नवाज शरीफ का नाम, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम, FIA को कहा गया था कि इनको इंक्वायरी करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ कार्रवाई की जाए, इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ। ठीक। तो ना तो उधर कोई कार्रवाई हुई है, वो उसकी तहकीकात आखिरी वक्त तक सुना था कि चौधरी निसार साहब ने कोई स्टेटमेंट हुए हैं, उसमें शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी FIA ने रिकॉर्ड किया है। वो जो मेमो गेट का केस था और हुसैन हक्कानी वगैरह का, वो किस स्टेज में है? अच्छा, वो जो मेमो केस था, मेमो केस है, उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ामात, अब ये भी एक बड़ी एक डायलेमा है। आप देखिएगा कि जो कमीशन, मेमो केट कमीशन बना, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें आसिफ जरदारी साहब को एक्सोनरेट किया गया। ये कभी आपको कोई नहीं बताएगा कि उसके अंदर आसिफ जरदारी साहब को इल्ज़ामात से बरी किया गया। लेकिन जो हक्कानी साहब हैं, हुसैन हक्कानी साहब को जिम्मेदार करार दिया गया इसका। उनको कहा गया कि इन्होंने लिखा है। अच्छा, हुसैन हक्कानी साहब जो पीपल्स पार्टी की उस वक्त गवर्नमेंट थी और उस वक्त अटर्नी जनरल थे, जस्टिस जो कि PCO का हल्फ लेने की बुनियाद पे भी है, मौलवी अनवारुल हक वाज द अटर्नी जनरल, और आसमा जहांगीर उनकी वकील थी। अदालत में उन्होंने कमिटमेंट दी कि विदिन, जब भी ये मुकदमा लगेगा, विदिन 4 वीक्स या 4 दिन के अंदर हम पेश हो जाएंगे। उसकी बुनियाद क्यों? उन्होंने कहा कि मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो बाहर है, तो मुझे बाहर जाने दिया जाए। हुकूमत ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, और ना ही अटर्नी जनरल ने कहा, और उधर से उन्होंने एश्योरेंस दी आसमा जहांगीर ने। लेकिन उसके बाद वो गए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह से वो भी वापस नहीं आए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी लॉ को डायरेक्शन है कि उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। लेकिन मुकदमा, एक केस का बड़ा चर्चा होता था मिसिंग पर्सन्स, वो किस स्टेज में है? मिसिंग पर्सन्स के केस के अंदर आप ये देखेंगे, इसमें जो 2 मरतबा एक चीफ जस्टिस जो हैं उनको, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जो उनको किया गया था, उसमें यह भी था कि ये इस तरह से हो रहा है। हालांकि बड़ी मज़े की बात है कि लाल मस्जिद और वो वाले केसेस जो हैं वो नवाज अब्बासी साहब, जावेद भुट्टर साहब और एक और तीसरे जज थे, उन्होंने ये जजमेंट्स दी थी। और एक उसमें भी आया कि जो उनके ऊपर चार्जशीट आई थी कि जनाब इन्होंने जो है वो हुकूमत को पैरालाइज कर दिया था और जो है वो दहशतगर्दों को छोड़ने के अहकाम जारी करे थे, वो उन्होंने किए थे।
3 नवंबर हुआ तो उन तीनों जजों को तो रखा गया, लेकिन जिन्होंने नहीं ऑर्डर दिया था उन सब जजेस को फारिग कर दिया गया था। तो इसमें जो मिसिंग पर्सन का केस है उसमें ये हुआ कि फिर एक कमीशन बना दिया गया, कुछ रिकवरीज हुई, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकवर किए गए। बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल 400-450 के करीब लोग थे जो सरफेस हुए, जिनके खिलाफ FIRs आई, और कुछ ऐसे थे जो अभी आज तक भी गुमशुदा हैं, जैसे आमना मसूद जंजुआ, उनके जो शौहर हैं, फिर उसके साथ फैसल हैं, उसकी वालदा हैं, वो आज भी जो है वो होते हैं। और एक कमीशन जैसे जावेद इकबाल की सरबराही में बना दिए गए मिसिंग पर्सन कमीशन, उस कमीशन की कार्रवाई जो है अपने तौर पे जारी है। ये जो सियासी केसेस आते हैं अदालतों में, आप नहीं समझते कि ये ख़ुद जुडिशरी के लिए बड़ी आजमाइश का मूजिब बनते हैं, और उसकी वजह से ख़ुद जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी पॉलिटिकल केसेस आते हैं, लेकिन इसको अगर हम देखें तो जिसको हम आईन पाकिस्तान कहते हैं, दस्तूर पाकिस्तान, तो दस्तूर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जब वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर 62 और 63 की बुनियाद के ऊपर मुकदमात आएंगे, और किन के आएंगे? फिर सियासी जमातों के आएंगे, करप्शन के केसेस आएंगे, इदारों की तरफ से किसी सियासी जमात के आएंगे। अगर आपके मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगेंगे, आइन तोड़ा जाएगा तो वो भी आएंगे। अगर उसके बाद PCO के तहत हल्फ उठाया जाएगा, तो ये सारी पूरी की पूरी एक वो सारी चीज़ें हैं। तो पॉलिटिक्स को आप उससे अलहदा नहीं कर सकते। गो के अदालतें कहती हैं कि अपनी सियासी गलाजत जो है वो अदालतों के अंदर धोने के लिए इसका प्लेटफॉर्म ने इस्तेमाल करना चाहिए, और ये फैसला जो है ये खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि हाँ 184(3) की जुरिस्डिक्शन को हमने अवामी मुफाद के अंदर कितना एक्सटेंड करना है, और पॉलिटिकल नौयत के केसेस से हमने कैसे एतराज़ करना है। जी नाज़रीन, क़य्यूम सिद्दीकी साहब के ये जो आखिरी अल्फाज थे, जो पहली मरतबा शायद पब्लिकली अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के मुंह से अदा हुए कि सियासतदानों को अपनी गलाजत को धोने के लिए अदालतों की लॉन्ड्री में नहीं लाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। यकीनन ये हमारी अदालतों के लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश है कि वो इस आजमाइश से कैसे सुरखरू होकर निकलती है, ऐसे अंदाज में कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी कोई हर्फ ना आने पाए और उसकी क्रेडिबिलिटी मज़ीद मुस्तहकम और तवाना हो। और यकीनन ये मीडिया के लिए भी एक बड़ी आजमाइश है कि वो किस तरह इन अदालती कार्रवाइयों को रिपोर्ट करती है और किस तरह उसके बारे में तज्जिया करती है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।